नमस्कार दोस्तों। जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो एनटीए, यूजीसी नेट हिस्ट्री, ऑल स्टेट सेट हिस्ट्री, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी हिस्ट्री का ये थ्योरी क्लास 73 है। टॉपिक है गुलाम वंश। इसमें हम रजिया, महमूद और बलबन को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। हमारा उद्देश्य है कि बार नेट जेरफ पर हमारा उद्देश्य है कि बार नेट जेरफ पर दोस्तों हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन में गुलाम वंश को और दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1226 तक होती है। ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के जो शासक हैं मामलूक या गुलाम वंश को सबसे पहले राजवंश को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। जिसका काल 1206 से लेकर 1290 तक है। दोस्तों मामलूक वंश में 3 राजवंश हुए। पहले का नाम था कुतुबी राजवंश, इसमें जिसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक और ठीक है, उसके बाद था आराम शाह। उसके बाद जो राजवंश बैठा उसका नाम था शमसी राजवंश, इसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद में रुकनुद्दीन फिरोज शाह बना, रजिया सुल्तान, बैराम शाह और नसरुद्दीन महमूद बना। उसके बाद में जो राजवंश गद्दी पर बैठा उसका नाम था बलबनी राजवंश। गयासुद्दीन बलबन उसका संस्थापक था। उसके बाद कैकुबाद क्यूमर्स, ठीक है, आखिर में ये आखिरी शासक हुए। तो आइए हम इसकी आज व्याख्या करते हैं। हमने कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश को पढ़ लिया है। आज हम रजी सुल्तान, बलबन, नसरुद्दीन महमूद को भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है। आज हमारा गुलाम वंश खत्म हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, जिस समय इल्तुतमिश की मृत्यु हुई, ठीक है, तो उसने उससे पहले अपनी बेटी रजिया को उत्तराधिकारी चुन लिया था। ठीक है। परंतु उसके मरने के बाद में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ। युद्ध आपस में युद्ध नहीं हुआ दोस्तों, परंतु जो अमीर लोग थे, उलेमा वर्ग के लोग थे, उन्होंने जो है जबरदस्ती फिरोज शाह को बैठा दिया रजिया को छोड़कर। ठीक है। तो इल्तुतमिश एवं खुदा बंदे जहां तुर्का या शायद तुर्कान की संतान रुकनुद्दीन फिरोज शाह उसका दूसरा पुत्र था। ठीक है। यानी कि इल्तुतमिश और शायद तुर्कान की संतान कौन था? रुकनुद्दीन फिरोज शाह उसका दूसरा पुत्र था। रुकनुद्दीन के जन्म के बाद शाह तुर्कान को शहंशाह की बेगम का दर्जा मिला था। इल्तुतमिश का ज्येष्ठ पुत्र नसरुद्दीन महमूद उसके सब बच्चों में सबसे योग्य था, जो 1229 में उसका निधन हो गया था। उसको बड़ा दुख हुआ इस बात का। उसको तो चिंता सताने लगी कि भाई अब इसके बाद में जितने भी मेरे बेटे हैं सब नालायक हैं, सब जो है अयोग्य हैं, तो अब किसको मैं राजा बनाऊंगा, किसको उत्तराधिकारी बनाऊंगा। तो जब दोस्तों ग्वालियर अभियान पर गया इल्तुतमिश, तो उसने रजिया सुल्तान को दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपी। उसने बड़ी सतर्कता पूर्वक, गंभीरता पूर्वक उसको अपने कार्य का निर्वह किया। तो उससे प्रभावित होकर इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया को उत्तराधिकारी बना दिया। ठीक है। परंतु देखो क्या होता है 1236 में, आपके सामने वहीं से एक कहानी स्टार्ट होती है। तो 1229 में नसरुद्दीन महमूद का निधन हो गया। यद्यपि इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी रजिया को बनाया था, परंतु प्रांतीय सूबेदारों एवं शायद तुर्कान ने षड्यंत्र करके रुकनुद्दीन को शासक बनवा दिया। ठीक है। समझ रहे दोस्तों आप? तो रजिया को सुल्तान आराम से नहीं बनाया गया, उसको षड्यंत्र के बावजूद उसको जो है नहीं बनाया गया। वो कैसे बनी आगे चर्चा करेंगे।
उसे शासक बनाने में मुख्य भूमिका प्रांतीय सूबेदारों की थी, यानी कि किसको? फिरोज शाह को। मिनहाज के अनुसार उसमें 3 विशेषताएं थी: सुंदर आकृति, सरल स्वभाव एवं असीम उदारता। शायद तुर्कान एक तुर्क दासी थी जो विद्वानों एवं पवित्र जनों को बड़े बड़े दान देती थी, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि वह बहुत कुचक्री थी। वह दिल्ली सल्तनत की पहली महिला थी जिसने शासन को नियंत्रित करने का प्रयास किया। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ये सवाल जो बता चुका है। मिनहाज के अनुसार फिरोज शाह नशे की हालत में चढ़कर टंके लुटाता था, ठीक है। इसी समय कुछ प्रांत सूबेदारों ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। गयासुद्दीन मोहम्मद शाह ने अवध में विद्रोह किया और दिल्ली के शाही कोष को लूट लिया। लाहौर के इक़्तिदार मलिक अलाउद्दीन जानी एवं मुल्तान के इक़्तिदार मलिक सैफुद्दीन कुची ने सम्मिलित होकर विद्रोह कर दिया। वजीर जुनैदी भी विद्रोहियों के समर्थन में आ गया। अतः विद्रोह को दबाने हेतु फिरोज शाह को राम गया, जहां उसे बंदी बना लिया गया। कुछ 6 माह 28 दिन की असफल शासन के पश्चात उसका वध कर दिया गया। इधर दिल्ली में रजिया ने शुक्रवार की नमाज के बाद लाल वस्त्र, दोस्तों लाल वस्त्र का मतलब था जो भी लाल वस्त्र पहनकर जनता से अपील करता था, ठीक है, ठीक है, तो वह जो है सबसे प्रमुख एक मांग थी, ठीक है? तो उसकी आवाज को जनता सुनती थी। तो रजिया ने ऐसा ही किया। शुक्रवार की नमाज सबसे बड़ी नमाज होती है इनकी, मुसलमानों की। तो इधर दिल्ली में रजिया ने शुक्रवार की नमाज के बाद लाल वस्त्र, न्याय की मांग का वस्त्र, क्योंकि दोस्तों उस समय ये न्याय की मांग का वस्त्र होता था, ठीक है, न्याय की मांग का वस्त्र पहनकर जनता के सम्मुख उपस्थित हुई और पिता की आखिरी इच्छा याद दिलाई सभी जनता को। दिल्ली की जनता ने उसे रजिया सुल्तान मानकर दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। हालांकि वजीर जुनैदी उससे प्रसन्न नहीं था। जुनैदी कौन था? इल्तुतमिश का वजीर। इसलिए इस समय उसने ही रजिया के शासन रोड का विरोध किया। ये इंपोर्टेंट आ चुका है। जुनैदी विद्रोहियों का नेता था, बाद में सिरपुर की पहाड़ियों में भाग गया। रजिया ने उसके बाद वजीर का पद ख्वाजा मुजहाबुद्दीन को दे दिया। तो दोस्तों यहाँ पर जो है फिरोज शाह का शासन समाप्त होता है। अब शासन समाप्त होता है रजिया सुल्ताना का, ठीक है। तो दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्ताना, इसका काल 1236 से लेकर 1240 तक होता है। इसके काल की संपूर्ण जानकारी दोस्तों आप थोड़ी देर में देखेंगे कितनी महत्वपूर्ण जानकारी है, क्या क्या इंपोर्टेंट है इसके लिए। क्या है रजिया सुल्तान और हफ्सी याकूब की प्रेम कहानी की? तो हफ्सी याकूब और रजिया का प्रेम हो गया था, ठीक है, लास्ट में आखिर में क्यों किया था उसका भी हम दोस्तों पर्दाफाश करने वाले हैं आज। रजिया जन्म 1205 में, ठीक है, जन्म स्थान बदायूं में, वंश गुलाम वंश, माता कुतुब बेगम, पिता शम्सउद्दीन इल्तुतमिश, राज्याभिषेक 10 नवंबर 1236 ईस्वी में, शासनकाल 1236 ईस्वी से 1240 तक, उपाधि उम्दत उल निस्वा, इंपोर्टेंट दोस्तों ये, ठीक है, उम्दत उल निस्वा की उपाधि धारण की थी। इसकी मृत्यु हुई 25 दिसंबर 1240 में। मृत्यु के स्थान कहा था? कैथल में, ठीक है, कैथल में। रजिया के दोस्तों पतन के कारण क्या थे उसका भी आज वर्णन करेंगे, ठीक है, ये भी एग्जाम में आता है। तो आइए रजिया सुल्तान के बारे में अध्ययन करते हैं। जन्म 1205 में बदायूं में,
उपाधि उमदत उल निश्वा। उसका पूरा नाम जलालात कुतुबुद्दीन रजिया था। संस्कृत अभिलेखों में उसे जलालुद्दीन कहा गया है। वह दिल्ली सल्तनत की पहली एवं आखिरी मुस्लिम शासिका थी। सुल्तान रजियत अल दुनिया बालदीन बिन्त अल सुल्तान के रूप में सिक्के डाले गए। रजिया अपनी मां तुर्कमान खातून कुतुब बेगम के साथ उसके फिरोज में रहती थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। ग्वालियर आक्रमण के अवसर पर इल्तुतमिश ने रजिया को दिल्ली का प्रभारी बनाया। अभियान से वापस आने पर इल्तुतमिश ने अपने बेटों पर बलिदान देते हुए उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और संस्मारक टंके पर अपना नाम उसके नाम के साथ में डलवाए। ठीक है। ऐसा करने का कारण स्वयं इल्तुतमिश कहता है कि मेरे पुत्र भोग विलास में ग्रस्त हैं और कोई भी शासन करने के योग्य नहीं है। मेरी मृत्यु के उपरांत तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि रजिया के समान शासन कोई अन्य नहीं कर सकेगा। प्रोफेसर के निजामी के अनुसार रजिया का सुल्तान बनना एक समझौता था, क्योंकि उसने दिल्ली के नागरिकों को उससे वादा किया, यदि मैं आपके अपेक्षा पर खरी नहीं उतरूं तो हटा देना। इसी समय दिल्ली के सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली की जनता ने सुल्तान बनाने में भाग लिया। यहाँ भी इम्पोर्टेंट सवाल है ये कि पहली बार दिल्ली की जनता ने किसको सुल्तान बनाया, तो उसका नाम था रजिया सुल्ताना। मिनासराज के अनुसार लखनौती से देवल तक सारे मलिक व अमीरों ने उसकी सत्ता स्वीकार कर ली। फरिश्ता लिखता है कि वह शुद्ध उच्चारण से कुरान का पाठ करती थी, तो अपने पिता के जीवन काल से शासन कार्य किया करती थी। रजिया के काल में तुर्क नूरुद्दीन के नेतृत्व में करामातियों अहमदिया संप्रदाय वालों ने मस्जिद में विद्रोह किया, जिसे दबा दिया गया। निजामुद्दीन औलिया ने नूर तुर्क के विषय में कहा है कि वह प्रतिदिन एक तांबे के सिक्के पर अपना जीवन यापन करते थे, जो उन्हें उनका मुक्त दास दिया करता था। नूर तुर्क वर्षा के पानी से भी अधिक शुद्ध थे। 438 में गजनी और बमियान के फारिद सूबेदार मलिक हसन कालूग ने मंगोलों के विरुद्ध रजिया से सहायता मांगी, किंतु रजिया ने उसे बरन की आय देने का वादा किया, लेकिन सही शर्त देने से इनकार कर मंगोल आक्रमण से अपना जब को बचा लिया। रजिया ने ख्वाजा मुजाहिदुद्दीन को निजामुल मुल्क की उपाधि के साथ वजीर, मलिक सैफुद्दीन ऐबक बहतू को कुतलुग खां की उपाधि के साथ सेना का प्रधान, परंतु शीघ्र उसकी मृत्यु के पश्चात मलिक कुतुबुद्दीन हसन गोरी को नायब ए लश्कर तथा मलिक वजुद्दीन कबीर खां अयाज को लाहौर में सूबेदारी दी। हबीबुल्लाह महोदय के अनुसार नायब लश्कर का पद रजिया ने शुरू किया था। ये इंपोर्टेंट है। रजिया ने प्रथम अभियान रणथंबोर पर किया। ठीक है, रणथंबोर पर किया। उसके बाद ग्वालियर पर हमला किया। हालांकि दोनों अभियान असफल रहे। रजिया के समय के ही से ही राजतंत्र एवं चालीसा का संघर्ष प्रारंभ हो गया। चालीसा तुर्कान चहलगामी, इसमें 40 वफादार दास थे इल्तुतमिश के। अब इसकी मृत्यु के बाद में, ठीक है, इनमें संघर्ष आरंभ हो गया। रजिया ने शासन में तुर्की गुलाम सरदारों के अधिकारों को खत्म करने हेतु एक अबिसिनियाई मलिक हबशी जमालुद्दीन याकूत को अपना अमीर ए आखूर का पद दिया। दोस्तों, अमीर ए आखूर का पद बड़ा था। याकूत की इस पद पर नियुक्ति
से तुर्क अधिकारी अप्रसन्न हुए क्योंकि यह एक अबिसिनियाई हबशी था। वास्तव में रजिया तुर्क अमीरों के समानांतर गैर तुर्क अमीरों का एक गुट बनाना चाहती थी। याकूत की नियुक्ति उसकी इसी नीति का अंग था जिसके तुर्क सरदार विरोधी थे। मिनास तो नहीं, लेकिन बाद के इतिहासकारों ने इन दोनों के बीच अनुचित प्रेम संबंधों का आरोप लगाया है। इब्न बतूता के अनुसार अबिसिनिया के प्रति उसका चाप अपराधात्मक था, मतलब जो लगाव था वो अपराध वाला था। इब्न बतूता बोलता है, फरिश्ता के अनुसार जब रजिया घोड़े पर सवार होती तब याकूत उसे बाहों से उठाकर घोड़े पर बैठाता था दोस्तों, ठीक है। इसलिए इतिहासकार बोलते हैं कि भाई इन दोनों के बीच में प्रेम संबंध था। इसामी सलाह देता है कि रजिया को सर पर बैठने की बजाय चरखा संभालना चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट है, तो कई बार जमा चुका है। इसामी कहता है कि रजिया को सर पर बैठने के बजाय चरखा चलाना चाहिए। रजिया ने महिला वस्त्र त्याग कर पुरुषों के वस्त्र कवा कुर्ता एवं कुला पगड़ी धारण करने लगी। भारतीय परंपरा के अनुसार रजिया ने राजकीय छत्र रॉयल अम्ब्रेला रखने की शुरुआत की। इसामी के अनुसार वह महिला अंगरक्षकों के साथ जिस शासन पर बैठती थी उसके तथा दरवाजे के बीच पर्दा पड़ा रहता था। मिनहाज ने रजिया के गुणों की प्रशंसा की है। उसके अनुसार वह राज्य का कल्याण करने वाली एक महान योद्धा थी। उसमें बादशाहों के अनुकूल सभी गुण विद्यमान थे, लेकिन वह आगे कहता है कि ये गुण उसके किस काम के जब वह स्त्री रूप में पैदा हुई थी। उसकी नारित्व ही उसकी सबसे महान अयोग्यता थी। तो ये जो है कई बार एग्जाम में आ चुका ये थॉट, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि रजिया में शास्त्रोचित गुणों का अभाव नहीं था। उसके पतन का मूल कारण तो तुर्क अमीरों की बढ़ती महत्वाकांक्षा थी, क्योंकि रजिया के सुल्ताना बनने में उनका कोई योगदान नहीं था। दोस्तों ये पतन कारणों से एक था, क्योंकि तुर्क अमीरों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई थी कि भाई हमें कोई पूछ नहीं रहा है, ठीक है। हबीबुल्लाह का कथन उचित है कि रजिया का पतन तुर्क सैनिक अभिजात वर्ग की विजय थी। ये भी आ चुका है। दूसरे यह भी महत्वपूर्ण है कि ये तुर्क सरदार दिल्ली में रजिया को अपदस्थ नहीं कर सकते थे, क्योंकि रजिया को दिल्ली की जनता का समर्थन प्राप्त था। इसलिए उन्होंने विद्रोह के माध्यम से उसे दिल्ली के बाहर निकाला। षड्यंत्रकारियों का मुख्य नेता इख्तियारुद्दीन एतकीन था, जिसे रजिया ने अमीर हाजी बनाया था। अल्तुनिया एवं कबीर खां अन्य महत्वपूर्ण स्वतंत्रकारी थे। रजिया के पतन में मुख्य योगदान एतकीन एवं अल्तुनिया का रहा है। अल्तुनिया को उसने बठिंडा का सूबेदार बनाया था। दोस्तों अब कहानी देखते जाओ कितनी रोमांचक होती है, ठीक है। पहला विद्रोह, जब भाई जो अमीर थे उन्होंने कहा कि भाई दिल्ली में हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अब क्या किया जाए कि भाई जो इसके जीते हुए राज्य हैं उनमें विद्रोह किया जाए। जब विद्रोह होगा तो रजिया उन्हें दबाने के लिए जाएगी दिल्ली से बाहर, तो तभी इसका अंत हम कर देंगे। तो पहला विद्रोह लाहौर के इक़्तिदार कबीर खां से 1000 मर्दा कहा जाता था ने किया। दूसरा विद्रोह बठिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने किया। तो ये दो विद्रोही थे, षड्यंत्रकारी थे। उसने याकूत को मारकर रजिया को तवर हिंद में कैद कर लिया। इसने वाला अल्तुनिया ने। इधर दिल्ली में बैराम शाह को शासक बनाया गया। बैराम शाह ने नायाब ए ममालिकात का नवीन पद सृजित किया। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जब रजिया सुल्तान लाहौर और बठिंडा के विद्रोह को दबाने के लिए गई तो बठिंडा में उसके साथी याकूत को मार दिया गया और रजिया को तवर हिंद में कैद कर लिया गया। अब क्या हुआ, दिल्ली में बैराम शाह को शासक बनाया गया।
बहराम शाह ने नायब ममालिकात के पद का एक नए पद का सृजन किया। इस पद को धारण करने वाला पहला व्यक्ति एतगीन था। ठीक है, जो इस समय विद्रोही का नेता था। रजिया को जब इस घटना की जानकारी हुई तो उसने अपने स्त्रीचित गुणों से लाभ उठाते हुए अपने बचपन के साथी अल्तुनिया से शादी कर ली। दोस्तों कितनी बड़ी कहानी घटती है। जो विद्रोही था, जो मुख्य षड्यंत्रकारी था, ठीक है, उसके साथ उसने शादी कर ली। उन्होंने दिल्ली पर अधिकार करने के लिए अभियान किया, परंतु वे दोनों दिल्ली की सेना से हार गए। अक्टूबर 1240 में कैथल के डकैतों ने रजिया एवं अल्तुनिया की हत्या कर दी, मिन्हाज के अनुसार। और इस तरह 3 वर्ष 6 माह और 6 दिन तक शासन करने वाली रजिया का अंत हुआ। इसके बाद मुजुद्दीन बहराम शाह, ठीक है, 1240 में शासन करता है। बहराम शाह का सत्ता में आना तुर्की गुलाम सरदारों या तुर्की अमीर सरदारों की बढ़ती हुई शक्ति का प्रतीक थी, क्योंकि तो रजिया के काल में उनको पूछा नहीं गया था और इनकी महत्वाकांक्षा लगातार बढ़ती जा रही थी कि भाई हमें क्यों नहीं पूछा जा रहा है। तुर्क अधिकारियों ने नायबे मुमालिकात उप सुल्तान के पद का सृजन किया और बहराम शाह पर इस शर्त पर शासन पर बैठाया कि वह शासन के संपूर्ण अधिकार नायब को सौंप देगा। इस समय से सत्ता के 3 दावेदार हो गए, सुल्तान, नायब एतगीन एवं वजीर मुआजुद्दीन। ठीक है, 3 दावेदार हो गए। वजीर कौन था? प्रधानमंत्री था। सुल्तान कौन था? बहराम शाह हुआ। और उप सुल्तान कौन हुआ? एतगीन हुआ। एतगीन ने इल्तुतमिश की पुत्र से विवाह किया। उसने अपने द्वार पर शाही प्रतीक, नौबत, नगाड़ा एवं हाथी रखवाना शुरू कर दिया। बहराम शाह शासन करना चाहता था, इसलिए उसने नायब एतगीन का वध करवा दिया, लेकिन फिर भी वह संपूर्ण शक्ति नहीं प्राप्त कर सका, जबकि नायब का पद किसी अन्य को नहीं दिया गया था। दरअसल अमीर ए हाजिब बदरुद्दीन शंकररूमी ने उन सारे अधिकारों का संकेतन स्वयं में कर लिया जो कि अब तक नायब को प्राप्त थे। बहराम शाह ने इसे और मिहिर के काजी को मरवा दिया। इसी समय वजीर ने बहराम शाह को मारने का षड्यंत्र किया। उसे यह अवसर 1241 ईस्वी में मंगोल ताहिर बहादुर के लाहौर पर किए गए आक्रमण के मिल जाता है। ताहिर बहादुर ने लाहौर को बर्बाद कर दिया। लाहौर का मंगोल द्वारा पतन बहराम शाह के शासन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। लाहौर की सुरक्षा हेतु सुल्तान ने जो सेना भेजी थी उसके साथ मुजाबुद्दीन भी गया था। मार्ग में उसने तुर्की सरदारों को भड़काकर अपने में मिला लिया। अतः वे मंगोलों से लड़े और वापस दिल्ली आकर बहराम शाह का वध कर दिया। उसने कुल 2 वर्ष 1 माह और 15 दिन शासन किया था। तो इसके काल में लाहौर का पतन होता है, ठीक है, और ताहिर बहादुर आक्रमण करता है, ठीक है। अब इसके बाद में शासन पर बैठता है अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह, इसका शासनकाल 1242 से 1240 ईस्वी तक। मसूद शाह इल्तुतमिश के पुत्र सुल्तान फिरोज शाह का पुत्र था। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर सर्वप्रथम बगदाद के खलीफा, अंतिम अब्बासी खलीफा अल मुस्तसिम का नाम अंकित हुआ है। उसने सुल्तान बनने से पूर्व तुर्की सरदारों से वादा किया कि वह सत्ता का प्रयोग नहीं करेगा बल्कि नायब रहेगा। नायब का पद मलिक कुतुबुद्दीन हसन को दिया गया। तुर्क सरदारों ने वजीर मुआजुद्दीन, जो कि ताजिक था,
जिसके पास इस समय वास्तविक सत्ता थी, को हटाकर अबू बकर को वजीर बनाया। इसी समय मलिक इजुद्दीन किस्लू खां उस बलबन बुजुर्ग ज्येष्ठ बलबन ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया और इल्तुतमिश के महलों पर अधिकार कर लिया। लेकिन अमीर राजवंश में परिवर्तन नहीं चाहते थे, इसलिए नागौर की एकता के बदले किस्लू खां ने शासन पर अपना दावा वापस ले लिया। तुर्की सरदारों ने बलबन को मीर हाजिब का पद दिया। वास्तव में यही काल बलबन की शक्ति का निर्माण का काल है। एक मलिक जो खान बना, सुल्तान बना, उसकी राजनीति में यही से बननी शुरू हुई। तो यहाँ देखो, जो बलबन था वो सुल्तान बन गया था कुछ दिनों के लिए, परंतु अमीर राजवंश में अमीर जो लोग थे वो राजवंश में परिवर्तन नहीं चाहते थे, इसलिए नागौर की सत्ता से के बदले किस्लू खां ने शासन पर अपना दावा वापस ले लिया। तुर्की सरदारों ने बलबन को अमीर हाजब का पद दिया। वास्तव में यही काल बलबन की शक्ति निर्माण का काल है। एक मलिक जो खान बना, जो सुल्तान बना, उसकी राजनीतिक महत्व का चाहे यहीं से बननी शुरू हुई। बलबन ने अफवाह फैला दी कि राजपूतों एवं मंगोलों का दिल्ली पर हमला होने वाला है। इस तरह तुर्की सरदारों का ध्यान राजपूत एवं मंगोलों की तरफ लगा दिया और खुद नसरुद्दीन एवं उसकी मां के साथ मसूद शाह को सत्ता से हटाकर जेल में डाल दिया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। अमीर स्वीकार करते थे कि इल्तुतमिश का कोई वंशज ही दिल्ली पर तख्त पर बैठेगा, परंतु वे यह भी चाहते थे कि सारी शक्तियां एवं अधिकार उनके हाथ में रहे, इसलिए उन्होंने इल्तुतमिश के पौत्र नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया। 4 वर्ष 1 माह 1 दिन के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह की मृत्यु कारागार में हो गई। दोस्तों अब बात करते हैं गुलाम वंश के शासक नसरुद्दीन महमूद, जिसका काल 1206 से लेकर 1266 तक होता है। यह इल्तुतमिश का पोता था दोस्तों, पोता, ठीक है, पौत्र। अब इसकी कुछ खूबियां देखते हैं, ठीक है दोस्तों। पूरे विश्व में, पूरे विश्व इतिहास में बाप और बेटे का एक ही नाम नसरुद्दीन महमूद, ठीक है। देखो दोस्तों, जो इल्तुतमिश का पुत्र था नसरुद्दीन महमूद, जिसकी 1229 में मृत्यु हो गई थी, उसके बेटे का नाम था नसरुद्दीन महमूद, ठीक है। वो शासक बना। दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक जो स्त्री वेश में दिल्ली आया। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का औरंगजेब भी बोलते हैं इसको, ये धर्म भीरू था, सुंदर लिखावट, कुरान की प्रतियां बेचकर आय कमाता था। पहली बार एक भारतीय मुसलमान इमामुद्दीन रेहान को वकीलदार या नायर का पद मिला। तबकात नासरी, ठीक है, सिराज की नसरुद्दीन महमूद को ही समर्पित है। तो ये इंपोर्टेंट है। बात करते हैं नसरुद्दीन महमूद की, ठीक है, जो 1246 से 1265 तक गद्दी पर बैठता है। उपाधि दरवेश। दरवेश का मतलब होता है दोस्तों कि एक तरीके का उलेमा, ठीक है। तो सूफी संत वगैरह होते हैं दोस्तों, सूफी संत वगैरह, उनको दरवेश बोलते हैं। ये एक धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था, इसलिए इसको दरवेश बोला गया है। मिन्हाज ने नसरुद्दीन महमूद को दिल्ली का आदर सुल्तान और सुल्तानुस्सलातीन कहा है। सुल्तानुस्सलातीन अपनी पुस्तक तबकात नासरी अपने आश्रदाता को समर्पित की। नसरुद्दीन महमूद शमसी वंश का अंतिम सुल्तान था। शमसी वंश
इल्तुतमिश के वंश का। वह इल्तुतमिश का पौत्र था। मिनास नसरुद्दीन महमूद को इल्तुतमिश का सबसे छोटा पुत्र बताता है। वास्तव में नसरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का पुत्र न होकर पौत्र था। उसका जन्म इल्तुतमिश के ज्येष्ठ पुत्र नसरुद्दीन की मृत्यु के उपरांत हुआ था। इल्तुतमिश ने अपने पौत्र को अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम एवं उपाधि धारण की थी। महत्वपूर्ण है कि इसी पौत्र को जीवन पर्यंत इल्तुतमिश का पुत्र समझा जाता रहा, क्योंकि इल्तुतमिश की यही इच्छा थी। मिन्हाज ने नसरुद्दीन महमूद के प्रथम 15 वर्षों की घटना का वर्णन वर्षानुसार दिया है। मिन्हाज के अनुसार उसे उसके माता पिता के साथ लोनी नगर भेज दिया गया। वहीं नसरुद्दीन का पालन पोषण हुआ। नसरुद्दीन को अपनी माता के साथ महिला के छद्म वेश में गुप्त रूप से दिन में पालकी में, रात में बुर्का पहन घोड़े पर यात्रा कर दिल्ली लाया गया, जहां षड्यंत्रकारियों ने 17 वर्षीय नसरुद्दीन को कैसरेरा संज में सुल्तान बना दिया। इसामी के अनुसार वह एक अच्छा सुलेख और धर्मपरायण व्यक्ति था। कुरान की प्रतिलिपियों को बेचकर जो आय होती थी उसी से वह अपना खर्च चलाता था। दोस्तों अभी यहाँ 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है? अभी होते हैं, कम बैक होते हैं, बस 2 मिनट का ब्रेक।
तो हम बात कर रहे थे नसरुद्दीन महमूद की। नसरुद्दीन महमूद के लिए इस्लामी कहता है कि वह एक अच्छा सुलेख और धर्मपरायण व्यक्ति था। कुरान की प्रतिलिपियों को बेचकर जो आय होती थी उसी से वह अपना खर्च चलाता था। इसकी पत्नी स्वयं भोजन बनाती थी क्योंकि घर में दासी नहीं थी। खुद नसरुद्दीन का कहना था कि मैं राज्य के धन को अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च नहीं करूंगा, मैं केवल राज्य का ट्रस्टी हूँ। इस्लामी कहता है कि वह बिना तुर्की सरदारों की आज्ञा के न तो हाथ पैर हिलाता और न ही पानी पीता और न सोता था। राजा महल में रहता था और बलबन साम्राज्य पर शासन करता था। इसी सुल्तान के काल में मंगोल हलाकू के दूत 1260 में दिल्ली आए। हलाकू ईरान का मंगोल इलखान था। हलाकू ने दंड की चेतावनी देते हुए अपने अधिकारियों को भाग पर आक्रमण करने का निर्देश दिया। लगभग इसी समय रूस के स्वर्णिम जत्थे के प्रधान बरका खान, जो मंगोल में सर्वाधिक शक्तिशाली था और जिसकी हलाकू के साथ घोर शत्रुता थी, का भी एक दूत दिल्ली आया था। मिन्हाज के अनुसार 1260 में इजुद्दीन किस्लू खां हलाकू के दरबार में से लौट गया। मिन्हाज के अनुसार उसके काल के दूसरे वर्ष 1247-48 में कलसंदा दुर्ग के साथ हिंदू राजा दलकी एवं मलकी पर विजय प्राप्त हुई। मिन्हाज के अनुसार इसी अभियान पर उसने एक काव्य नसीरी नामा की रचना की थी। ये भी इंपोर्टेंट है, ठीक है, नसीरी नामा। इसी समय तुर्की सरदारों का नेता बलबन था। यानी कि दोस्तों अब जो है तुर्की सरदारों का नेता कौन बन गया? बलबन बन गया। बलबन ने इस सुल्तान के शासन का स्वारंभ पंजाब में खोखरों एवं मंगोलों के विरुद्ध सेना का नेतृत्व करके किया। उसने 1249 में अपनी पुत्री हुजैदा का विवाह नसरुद्दीन से कर दिया। नसरुद्दीन यह जानता था कि जिन सुल्तानों ने तुर्की सरदारों का विरोध किया उनकी हत्या कर दी गई, क्योंकि पिछले 10 वर्ष में 4 सुल्तान बनाए गए। उसने स्वयं समस्त शक्ति चालीसा के नेता बलबन को सौंप दी। दोस्तों इस समय जो चालीसा दल था उसका प्रधान कौन था? बलबन था। नसरुद्दीन ने बलबन को नायब का पद एवं उलुग खां की महान उपाधि दी। ठीक है, उलुग खां मतलब महान। उसे उलुग खां की उपाधि संभवत 1249 या 46 में मंगोल आक्रमण सफलतापूर्वक विफल करने के कारण मिली थी। लेकिन बलबन के समक्ष चुनौतियां और भी थी, क्योंकि इसी आक्रमण सफलतापूर्वक विफल करने के कारण मिली थी। लेकिन बलबन के समस्त चुनौतियां और भी थी। इसी समय उसके 3 विरोधी उभरते हैं। पहला अमीर हाजिर किशलू खां, कुछ मुल्तान का नरेश कुतलुक खां जो बलबन का प्रतिद्वंदी था, और तीसरा था वकीलदार इमादुद्दीन रेहान रायन। रेहान हिंदुस्तानी दल में भारतीय जिन्होंने इस्लाम स्वीकार किया हो का नेता था। रेहान चालीसा दल का सदस्य नहीं था। उसने सुल्तान की मां के साथ मिलकर शासन पर नियंत्रण कर लिया। यह इसी का परिणाम था कि बलबन से नायक पद ले लिया गया और उसे हांसी फिर लाहौर भेज दिया गया। बलबन के भाई शेर खां से भटिंडा एवं मुल्तान की इक्तेदारी वापस ले ली गई। इतिहासकार मिन्हाज, जो कि चालीसा का वरिष्ठ एवं जोशीला सदस्य था और इस समय मुख्य काजी के पद पर था, से हटाकर शमसुद्दीन बहराइच को मुख्य काजी बनाया गया। वजीर का पद मोहम्मद निजाम जुनैदी को दिया गया। ये बात है 1253 की है। बलबन ने भटिंडा एवं नागौर में अपने समर्थकों को एकत्र कर दिल्ली की तरफ बढ़ा, लेकिन सुनामा में
सुल्तान नसरुद्दीन महमूद ने रेहान के साथ छोड़कर बलबन से समझौता कर लिया। 1255 में मिन्हाज को साम्राज्य का पूर्ण मुख्य काजी नियुक्त बनाया गया। उसे काजी दिल्ली की न्याय व्यवस्था का तीसरे बार अधिकारी बनाया गया। इसको बोला दोस्तों मिन्हाज सिराज को। रेहान को बंदी बनाकर बदायूं लाया जाता है, फिर उसे बहराइच भेज दिया गया जहां उसकी मृत्यु हो गई। यह भारतीय मुसलमानों का शासन सत्ता प्राप्त करने का पहला प्रयत्न था जो कि असफल रहा। आखिर क्यों? तो तुर्की दल वाले भारतीय मुसलमानों के प्रति उतने ही उदासीन थे जितने वे हिंदुओं के प्रति थे। 1265 में सुल्तान नसरुद्दीन की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु कैसे हुई इस पर समकालीन इतिहासकारों में एक रूपता नहीं है। मरने की तारीख फरोशाई तो इस पर मोहर नहीं है। तारीख फरोशाई का लेखक याहिया बिन अहमद के अनुसार बीमारी की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। इस्लामी फरिश्ता एवं मतुदा ने इसके लिए बलबन को जिम्मेदार माना। इस्लामी के अनुसार ससुर ने दामाद को विष देकर मार डाला था। दोस्तों मामलुक वंश में कुतुबी वंश और शमसी राजवंश भी खत्म हो गया। ठीक है, अब बारी आती है थर्ड राजवंश बलबनी राजवंश का। ठीक है, बलबन राजवंश। गयासुद्दीन बलबन शासनकाल 1266 से 1287 तक। वास्तविक नाम बहाउद्दीन बलबन, जाति इलबरी जनजाति का तुर्क, जन्म 1207 ईस्वी में, राज्याभिषेक 1266 ईस्वी में, मृत्यु 1287 ईस्वी में। इसकी उपाधियां उलुग खां, महान खां, जिले अल्लाह, गयासुद्दीन, नियामत खुदाई। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम 40 दल का सदस्य था। बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति लौ एवं रक्त की नीति का पालन किया था और दिल्ली के लाल महल में राजद्रोह करवाया था इसने। ठीक है, लाल महल में। बलबन की मृत्यु के बाद इसका दरबार जो है दो गुटों में बट गया। दिल्ली का कोतवाल फखरुद्दीन कैकुबाद सुल्तान बनेगा, कहता है। दिल्ली का कोतवाल फखरुद्दीन कहता है कैकुबाद सुल्तान बनेगा, और बचीन हसर बसरी कहता है कि कैखुसरो सुल्तान बनेगा। ये आगे बताया जाएगा। ठीक है, इसके चांदी के सिक्के भी डाले गए। तो बलबनी का जो फैमिली था, परिवार था, मोहम्मद खान और बुगरा खान। इसके बाद कैखुसरो किल्ड आफ्टर बलबन्स डेथ इन 1370। ठीक है, इसके बाद में कैखुसरो राजा बनता है और कैकुबाद नवासी में जो है शासन करता है। मोहम्मद खान दोस्तों कैखुसरो के नाम से बनता है और बुगरा खां कैकुबाद के नाम से बनता है। बलबन 66 से 1287 ईस्वी। ठीक है, मूल नाम बहाउद्दीन, जाति इनबारी तुर्क, उपनाम बलबने खुर्द, कनिष्क बलबन, पादी गयासुद्दीन, तो वह सुल्तान बना। ये पादी प्रारंभ की। उलुग खां, मान खां, नियामत खुदाई, जिले इलाही, संस्थापक बलबन वंश, द्वितीय इलबारी वंश। इस वंश का अंतिम शासक था कैकुबाद।
वर्नी ने बलबन को खुफिया कातिल, ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट है ये, जनता का पिता एम नायक का है। किसने कहा है? वर्नी ने, इंपोर्टेंट है ये। पालम बावली शिलालेख 1281 के रचनाकार योगेश्वर पंडित थे। इस लेख में वर्णित है दोस्तों, ये आ चुका है लेख, पालम बावली अभिलेख। रचनाकार कौन है? योगेश्वर पंडित। इस लेख में वर्णित है कि बलबन भगवान विष्णु के सारे कार्य संपन्न कर रहा है। गढ़मुक्तेश्वर अभिलेख में बलबन को खलीफा का सहायक बताया गया है। इब्न बतूता बुखारा के साधु के किस्से से बलबन के चरित्र पर प्रकाश डालता है। साधु के बुरे बर्ताव के बावजूद बलबन ने अनार खरीदकर उसे दिया और बदले में साधु से हिंदुस्तान का राजा होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। मिनहाज के अनुसार बलबन के दादाजी 10 श्रेष्ठ खानों के ऊपर महान खान थे। बचपन में बलबन और उसके भाई किशलू खां को मंगोलों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। मंगोलों ने उनको बगदाद में दास व्यापारी जलालुद्दीन बसरे के हाथों बेच दिया। इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के पश्चात 1232 में दिल्ली के बाजार में उसको खरीद लिया। तभी दोनों भाई पुनः आपस में मिल सके। ईशानी के अनुसार इल्तुतमिश ने बलबन को खरीदने से इनकार कर दिया था क्योंकि उसके चेहरे पर एक दुष्ट महत्वाकांक्षा थी, लेकिन बची जुनैदी ने इल्तुतमिश की ओर से उसे खरीद लिया और इल्तुतमिश ने उसे भाग्य का निर्णय समझकर स्वीकार कर लिया। इब्न बतूता का कथन है कि बलबन की क्रूरता के कारण इल्तुतमिश ने उसे खरीदने से इनकार कर दिया, परंतु बलबन के कहने पर कि 99 दास अपने लिए तो एक मुझे ईश्वर के लिए खरीद रहे हैं, अतः उसे खरीद कर सक्का या भिस्ती पाने जाने वाला का कार्य सौंपा गया। इल्तुतमिश ने बलबन को खासदार अंगरक्षक का प्रधान पद दिया। तो ये इंपोर्टेंट है, ये आज का एग्जाम है, खासदार का पद दिया और चालीसा का सदस्य बनाया। रजिया ने उसे अमीर शिकार, बहराम शाह ने अमीर आखूर, मसूद शाह ने अमीर हाजिर, अमीर नसरुद्दीन महमूद ने नायब का पद दिया। बलबन ने कुल 7 पदों पर कार्य करते हुए सुल्तान का पद प्राप्त किया। उसने 20 वर्ष तक वजीर की हैसियत से तथा 20 वर्ष तक सुल्तान के पद पर कार्य किया। बरनी के अनुसार मलिक से बलबन खान बना, खान से सुल्तान बना। प्रकृति ने सुल्तान बलबन के शरीर पर राशि वस्त्र सिल दिए थे। मिनहाज के अनुसार अल्लाह ने तय कर दिया था कि उगलू खां अन्य व्यक्ति से मान होगा। जैसे जैसे उसके विरोधियों की इच्छा बढ़ती गई, उसकी सत्ता देवी देवदारों की खुशी समय साथ फैलती गई। 1246 में बलबन राज्य का वास्तविक शासक था। यद्यपि नायक व ममालिकात एवं उलूग खां की उपाधि से 1249 में मिली थी। अमीर खुर्द ने सीरुल औलिया में नसरुद्दीन के काल में उलूग खां एवं बाबा फरीद की अजोदन में बैठ का वर्णन करते हुए कहा है कि उन दोनों उलूग खां की उपाधि, उलूग खां की सुल्तान बनने की तीव्र आकांक्षा थी। फरिश्ता के अनुसार बलबन ने खुलेआम एवं गुप्त षड्यंत्र से इल्तुतमिश के वंशजों को, जिन्हें वह शासन के लिए विरोधी समझता था, मार डाला। बलबन ने सुल्तान के सम्मान के प्रतीक छत्र का प्रयोग कर नसरुद्दीन के समय से ही प्रारंभ कर दिया था।
नसरुद्दीन के जीवन काल में उसे प्राय सुल्तान के रूप में संबोधित किया जाता था। यही कारण है कि मिनास बलबन को सुल्तान तथा नसरुद्दीन महमूद सुल्तान उस सलातीन कहकर संबोधित करता था। आगे बढ़ते हैं। बलबन की जो समस्याएं थी वो क्या थी? बलबन के सम्मुख मेवातियों, कटेहरों, मंगोलों, बंगाल की समशत्रुओं थी। साथ उसे उसे राजतंत्र की शक्ति एवं प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करना था, क्योंकि चालीसान ने सुल्तान के पद को महत्वहीन कर दिया था। वर्णी के शब्दों में सुल्तान शासन शक्ति का भय तो सभी उत्तम शासन पर आधारित होती है, लोगों के हृदय से निकल चुका था। देश की अवस्था अवस्था बुरी हो गई थी। इसलिए इस समय एक बलशाली अनियंत्रित शासक डिक्टेटर किंग की आवश्यकता थी। कार्लवाइल के अनुसार उसके शासनरोहण के समय समस्या इतनी विकट थी कि केवल गुलाब जल वाले शल्य शास्त्र से दूर नहीं की जा सकती थी। शामी के अनुसार जब उलूखा जब उलूखा शासन पर बैठा तो अधिकारियों की कमर टूट गई। वे सब बिना किसी तर्क या वाद विवाद के उसके अधीन हो गए। दो मिनट रुको थोड़ी सी।
तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं क्लास को। तो बलबन की जो समस्याएं थी, पहली थी मेव, कटेहरों एवं बुंदेलखंड के लोगों का विद्रोह। ठीक है, ये पहली समस्या थी। मेव जनजातियों का दिल्ली के दोआब में आतंक था। मेव जनजाति थी दोस्तों, ठीक है, तो उनका दिल्ली के दोआब में आतंक था। बर्नी कहता है कि इनके डर से शाम होने से पहले ही दिल्ली के हर घर के फाटक बंद हो जाते थे। यही कारण है कि शासन पर बैठते ही सबसे पहले बलबन ने 1287 में मेवों का दमन किया, फिर अवध दोआब के विद्रोह को दबाया, उसके बाद कटेरों को शांत किया। गोपालगिरी में किला बनवाया और उसमें अफगानों की नियुक्ति की। दिल्ली के चारों कोनों भोजपुर, पटियाली, कामपिल्य, चिराली में 4 किले बनवाए और यहाँ अफगान अधिकारियों की नियुक्ति की। बर्नी लिखता है कि इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप तब से सड़कें डाकू से मुक्त हो गई। इसके पश्चात बलबन ने जूद पर्वतमाला साल्ट ट्रेन में अभियान कर विद्रोह को दंड दिया। इस अभियान से उसे इतने घोड़े प्राप्त हुए कि बाजार में उनका मूल्य गिर गया। विद्रोहियों के प्रति बलबन ने रक्त एवं युद्ध की नीति का अवलंबन किया था। बंगाल 1254 में बंगाल अरसला खां के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गया। 1255 में नायब बलबन ने अपने दास जुजबेक को लखनऊ का सूबेदार बनाकर भेजा। यद्यपि उड़ीसा के विरुद्ध वह सफल नहीं रहा, परंतु राधा दक्षिण बंगाल विजित कर लिया। जब बलबन सुल्तान बना तो उसने यहाँ पर तातार खां को हटाकर तुगरिल को इक्तदार बनाया। 1276 में तुगरिल खां ने सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि ग्रहण कर विद्रोह कर दिया। तुगरिल बर्मन का दास था और उसका विद्रोह किसी सुल्तान के दास का प्रथम विद्रोह था। दोस्तों याद रखिएगा, ये इंपोर्टेंट आ चुका एग्जाम में। बलबन ने अवध के इक्तदार अमीन खां को विद्रोह दबाने के लिए भेजा, लेकिन वह असफल रहा। तो बलबन ने आसीम अमीन खां, जिसका मूल नाम एतगीन था, अल्पतगीन, मुदराज, लंबे बालों वाला और इसमें इशामी ने तुरामती साहसी कहा को मरवाकर अयोध्या के फाटक पर लटकवा दिया। उसके पश्चात बहादुर की बंगाल में नियुक्ति हुई। बलबन बहादुर को मृत्यु दंड देना चाहता था, परंतु बहादुर के मित्रों ने उसकी युद्ध में वीरता का प्रमाण किया। प्रस्तुत कर उसे बचा लिया। बलबन बहादुर को दरबार से निर्वासित करके संतुष्ट हो गया। अंत में 80 साल की उम्र में अपने पुत्र बुगरा खां को साथ लेकर बलबन ने स्वयं वार्षिकासी 80 बंगाल अभियान किया। इसी समय उसने दिल्ली का नायबे गिबत अपने मित्र फखरुद्दीन को बनाया और उसे दिल्ली का चार्ज सौंप दिया। जब बलबन 3 वर्ष पश्चात बंगाल अभियान से लड़कर आया तो उसने फखरुद्दीन को भाई कहा और उसे वह पोशाक प्रदान की जिसे वह पहने हुए था। बलबन के आने की खबर पाकर सुनकर तुगरिल जाजनगर उड़ीसा के जंगलों में भागकर छुप गया। बलबन के सिपाही शेर अंदाज ने तुगरिल को खोजा। मुकद्दर एम अली ने उसे मार दिया। बर्नी के अनुसार बलबन ने मुकद्दर को तुगरिलकस की उपाधि दी, तो वहीं इसामी अली की उपाधि तुगरिलकस बताता है। तुगरिलकस मतलब दोस्तों तुगरिलकस को मारने वाला। इस अभियान में बलबन को कुल 3 वर्ष लगे। उसने बुगरा खां को बंगाल का इक्तदार बनाया। इस समय बलबन ने बुगरा खां से कहा था कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। उसने बुगरा खां को सलाह दी कि वह दिल्ली के शासन के प्रति ईमानदारी। दोस्तों ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम आ चुके हैं।
वह दिल्ली के शासक के प्रति ईमानदार रहे, चाहे दिल्ली के शासन का अधिकारी किसी अन्य वंश का हो, क्योंकि दिल्ली का कोई शासक केवल अपनी लगाम हिलाकर ही लखनऊ पर विजय प्राप्त कर सकता है। यद्यपि बलबन पक्का साम्राज्यवादी शासक था, फिर भी उसने साम्राज्य विस्तार की जगह साम्राज्य के मजबूतीकरण पर बल दिया, क्योंकि उसका मानना था कि जब तक अपना राज्य सुरक्षित है तब तक विदेशी भूमि पर आक्रमण करने की अपेक्षा अपने ही राज्य में शांति और व्यवस्था एवं अपनी शक्ति को संगठित करना अधिक श्रेष्ठ है। उसका मत था कि नई जीतें हार का कारण बनेंगी। बलबर के अनुसार मैं मंगोलों की शक्तिशाली सेना का सामना करूंगा, साथ ही यदि कभी अवसर मिला तो शेष हिंदुस्तान पर अधिकार करूंगा और अपनी सीमा का विस्तार भी करूंगा। महत्वपूर्ण है कि बलबन का संपूर्ण काल आंतरिक संगठन का था, साम्राज्य विस्तार का नहीं। ये भी इंपोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, कथन और कारण आ सकता है। बलबन बलबन के बारे में थोड़े नोट्स। विद्रोहियों के प्रति बलबन की नीति रक्त और युद्ध की थी, वही मंगोलों के प्रति उसकी नीति शक्ति एवं कूटनीति पर आधारित थी। बंगाल को तुर्क लोग परिपूर्ण नरक कहते थे। सल्तनत युग में से विद्रोही का नगर भी कहा जाता था। बंगाल विद्रोह का एकमात्र विद्रोह था जिसे बलबन ने दिल्ली से बाहर आकर दबाया। इल्तुतमिश एवं बलबन दोनों के ज्येष्ठ पुत्रों की मृत्यु मंगोलों से लड़ते हुए हो गई थी। बलबन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने अपने बसैया पश्चात घोषित किया था। यह भी इंपोर्टेंट है आज का एग्जाम में। उसके बसैया को बर्लिन ने संकलित किया। बसैया संकलित करना फारस की परंपरा थी। ये दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मंगोल आरंभ में उत्तर पश्चिमी सीमा का रक्षक बलबन का चचेरा भाई शेर खां था। बलबन की मंगोल नीति शक्ति एवं कूटनीति पर आधारित थी। बलबन पहला सुल्तान था जिसने उत्तर पश्चिमी सीमा पर प्रांत की किलेबंदी की। 1270 ईस्वी में वह स्वयं इस क्षेत्र में आया था। उसने लाहौर, मुल्तान एवं दीपालपुर में किलों का प्रमुख मोहम्मद खां को तथा सनम समाना उच्च किलों का प्रमुख बुगरा खां को बनाया। बलबन के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में अंतिम मुगल आक्रमण 1288 में तमर खान का हुआ था। मोहम्मद खान, दोस्तों मोहम्मद का कौन था इसके बारे में चर्चा करते हैं, जिसकी मृत्यु हो गई थी। मोहम्मद खान उपाधि का आन मलिक खान शहीद, मृत्युपरांत यह उपाधि बलबन ने सिद्ध किया था। मोहम्मद खान बलबन का ज्येष्ठ पुत्र और बलबन द्वारा घोषित उसका उत्तराधिकारी था। तो उसने जो है मोहम्मद खान को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। उसी की संरक्षण में सर्वप्रथम अमीर खुसरो, तृतीय हिंद एवं अमीर हसन देलवी, भारत का शेख सादी ने उसके साहित्यिक जीवन की शुरुआत की थी। अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत की। मोहम्मद खान ने फारसी के महान कवि शेख सादी को भी भाग बुलाया, लेकिन वह नहीं आए। वह मुल्तान में शेख सादी के लिए खानकाह बनवाना चाहता था। सूफी सदुद्दीन आरिफ ने मोहम्मद खान को बता दिया कि उसकी मृत्यु मंगोलों से लड़ते हुए हो जाएगी। यही हुआ और वह मंगोल तमर से लड़ते हुए 1286 में मर गया। बरनी के अनुसार 1 वर्ष 87 पुत्र वियोग में बलबन भी मर गया। इस्लामी के अनुसार चूंकि बलबन ने एक बुढ़िया के एकमात्र पुत्र को अकारण मृत्युदंड दे दिया था, वह बुढ़िया प्रत्येक रात राजमहल के सामने आती और सुल्तान के लिए दैवी प्रकोप की प्रार्थना करती। खाने शहीद की मृत्यु के पश्चात वह कभी राजमहल के इर्द गिर्द नहीं दिखाई दी। दोस्तों बात करें कि भाई
बलबन ने क्या क्या बनवाया? तो बलबन ने लाल महल बनवाया जिसमें उसका दरबार था। बलबन का मकबरा दिल्ली में है, महल के पास में, ठीक है। ये केवल इसने बनवाया था। ये बलबन का मकबरा है, ठीक है, मकबरा बलबन का, ये महरौली के पास में है और ये खुले में है, ठीक है। ये उजड़ गया है। ये दोस्तों लाल महल है, ठीक है, लाल महल, लाल महल है ये, जहां पर इसने शासन संभाला था। गयासुद्दीन बलबन ने बनवाया था इसको 1245 में, ठीक है। अरब अरब यात्री इब्न बतूता यहाँ रहा था 14वीं सेंचुरी में। लाल महल फिगर इन द हेरिटेज लिस्ट ऑफ एमसीडी। जो दिल्ली है उसने दोस्तों इसको हेरिटेज हट में शामिल किया है। इंटेच दिल्ली चैप्टर एंड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजी, इसको ग्रेड ए दिया गया है, ठीक है। ये डैमेज हो चुका है। लाल महल 1240 ईस्वी करीब इसका निर्माण शुरू हुआ और 47 में इसको तो बन चुका था। ये यहीं पर बलबन ने राज्यारोहण संभाला था, ठीक है। लाल महल दिल्ली बलबन। अटाला मस्जिद जौनपुर इब्राहिम शाह सरकी जहांपनाहनगर दिल्ली मोहम्मद बिन तुगलक अदीना मस्जिद पंडुआ सिकंदर शाह भोजे खास बदायूं तुतमिस, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अब शुरू करते हैं बलबन का राजत्व सिद्धांत। तो बलबन का जो राजत्व सिद्धांत था वो बड़ा खतरनाक था, ठीक है। वो किस तरीके से उन्होंने राजत्व सिद्धांत को लागू किया, तो आइए देखते हैं। बलबन का राजत्व। बलबन ने राजतंत्र की शक्ति एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि करने हेतु 40 का दमन किया। जो भी दोस्तों 40 दल थे इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित, उसको उसने समाप्त कर दिया तथा राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्योंकि संभवतः वह दासता से मुक्त नहीं था, इसलिए भी राजत्व का प्रतिपादन करना जरूरी था। उसके बसैया का बसाया को बर्नी ने सम्मिलित किया। बसाइया में बलबन ने अपने पुत्रों मोहम्मद एवं महमूद को सम्मिलित किया है। बलबन का राजत्व ईरानी फारसी विचारों पर आधारित था। वह सल्तनत का पहला शासक था जिसने सुल्तान के पद एवं अधिकारों के बारे में विस्तार से अपने विचार व्यक्त किए। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी महोदय के अनुसार बलबन का राजत्व शक्ति, न्याय एवं प्रतिष्ठा पर आधारित था। अपने सरदारों को इसके माध्यम से बलबन बताता है कि मैं षड्यंत्र से नहीं अपितु ईश्वर की इच्छा के कारण सुल्तान बना हूँ। मैं नियामत खुदाई ईश्वर पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर द्वारा प्रदत्त एवं जिल्ले लाई ईश्वर की प्रतिछाया हूँ। उसके अनुसार राजत्व निरंकुशता का शारीरिक रूप है। बलबन का मत था कि राजा का हृदय ईश्वरीय कृपा का विशेष भंडार होता है। उसका हृदय क्रांति का भंडार है। इस दृष्टि से कोई भी मनुष्य उसकी समानता नहीं कर सकता। अपने राजत्व को प्रभावशाली बनाने के लिए उसने दंत कथाओं में मशहूर ईरानी बादशाह अफरासियाब को अपना वंशज बताया है। बलबन ने संजर इस्लाम का नायक को अपना पथ प्रदर्शक घोषित किया। उसने अपने दरबार का गठन फारसी पद्धति पर किया। गैर इस्लामिक प्रथाओं जो कि ईरानी मूल की थी, जैसे सिजदा एवं पाबोश, सुल्तान के पांव को चूमना की शुरुआत करने वाला पहला शासक था। सिजदा मतलब दोस्तों सिर झुकाना, प्रणाम करना, और पैबोश पांवों को चूमना। सर्वप्रथम उसी ने ईरानी त्योहार नौरोज सूर्य पूजा प्रारंभ किया जो 19 दिनों तक चलता था। ये भी दोस्तों हमने
अपने प्रैक्टिस में लाया था, ठीक है, आपको याद हो तो 19 दिनों तक सूर्य पूजा। बलबन ने शराब त्याग दिया, सामाजिक सभाओं में नृत्य, संगीत एवं मद्यपान पर पूर्ण नियंत्रण कर दिया। दरबारियों को विशेष वस्त्र ड्रेस कोड धारण करके दरबार में आने की आज्ञा दी। दरबार में हंसी मजाक बंद करवा दिया। उसके निजी सेवकों ने भी कभी उसे शाही पोशाक, मोजे एवं मुकुट के बिना नहीं देखा। रक्त की शुद्धता एवं कुल की उच्चता पर बल दिया, तुर्की नस्लवाद की नीति पर बल दिया और स्वयं को तुर्क कुलीनों के रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया। यही कारण है कि बलबन ने मलिक तुजार व्यापारी के प्रधान फक्र बानवी से नहीं मिला और अमरोहा के ख्वाजा पद पर कमाल मेहर की नियुक्ति अस्वीकार कर दी। ये भी इम्पोर्टेंट है आज का एग्जाम में। बलबन कहता भी है कि जब भी मैं किसी नीच कुल में जन्मे व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी आंखें जलने लगती हैं और गुस्से में हाथ तलवार पर जा पड़ती हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दीवाने अर्ज इमादुल मुल्क भारतीय मुसलमान था, परंतु उसने बलबन से स्वयं को विदेशी मुसलमान बताया था। जब बलबन ने इसकी जांच कराई तो उसका स्नेह इमादुल मुल्क के प्रति बहुत कम हो गया। उसने देश के सभी प्रदेशों से वंशावली विशेषज्ञ दिल्ली में एकत्रित किया। बलबन ने स्वयं को आम जनता से दूर रखा क्योंकि उसका मानना था कि राजत्व जब आम जनता के पास जाता है तो वह छीन हो जाता है। वर्ण लिखता है कि अपनी लगभग 40 वर्षों की खामी और बात सहायता के दौरान उसने कभी बाजार के लोगों, संगीतकारों में से बात नहीं की। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, बर्नी का कथन है ये। राजारोहण के पश्चात उसने अपने पुत्र व पोतों का नाम ईरानी परंपरा पर लेकर, जैसे कैकुबाद, कैकुसरो और ट्यूमर्स। जबकि राजारोहण के पूर्व उसने जिन पुत्रों का जन्म हुआ उनका नाम मोहम्मद और मोहम्मद था, महमूद और मोहम्मद था। बलबन के राजत्व मॉडल में न्याय भी जुड़ा था, हालांकि इसके लिए उसका दोहरा प्रयोजन था। एक तो आम जनता के बीच अपनी न्यायप्रियता के माध्यम से वह मान्य होना चाहता था, दूसरे इसके माध्यम से उसने चहलगामी अमीरों को भी नियंत्रित करने का प्रयास किया। न्याय के विषय में बलबन का मत था कि जो कुछ मैं कर सकता हूँ वह है क्रूर मनुष्य की क्रूरता को नष्ट करना, वह यह देखना कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति बराबर हों। राज्य का गौरव उस नियम पर आधारित है जिससे इसकी प्रजा प्रसन्न उन्नतशील बन सके। बलबन अक्सर कहा करता था कि उसका मूल्यांकन देश में शांति, न्याय स्थापित करने से किया जाएगा। वह न्याय को सर्वोच्च दायित्व समझता था। उसने अपने पुत्रों एवं अधिकारियों की चेतावनी दी थी, यदि वे निष्पक्ष न्याय नहीं करेंगे तो उन्हें दंड दिया जाएगा। तो चालीसा का दमन किया, तो काने चलगामी का दमन किया। बलबन ने चालीसा का दमन कर दिया क्योंकि यही संस्था राजनीतिक अस्थिरता के लिए उत्तरदायी थी। चालीसा द्वारा इल्तुतमिश के बाद के 30 वर्षों में उसके वंश के 5 शासक बनाए गए और मारे गए। यह साजिश का केंद्र था और इसी कारण सुल्तान का पद गौरवहीन था। बलबन स्वयं चालीसा का सदस्य रह चुका था और इसकी हरकतों से वाकिफ था। दमन इसलिए भी जरूरी था कहीं इसमें से कोई उसकी सत्ता को चुनौती न दे दे। इनका दमन करने हेतु सर्वप्रथम उसने निम्न कोटि के तुर्कों को महत्वपूर्ण पद दिया और उनको चालीसा के समकक्षी बना दिया। हालांकि इस समय तक चालीसा अधिकांश अमीर मृत हो चुके थे और जो जीवित थे उनको बलबन ने मरवा दिया। इसी कारण वर्णी ने बलबन को खुफिया कातिल कहा, जिसने अपने अमीरों की गुप्त तरीके से हत्या करवाई थी। शेर खां वह बलबन का चचेरा भाई था और उसका सबसे बड़ा विरोधी था। यही वह चालीसा का सदस्य था जो कि मंगोलों से मिला हुआ था। वर्णी शेर खां को भारतीय सीमाओं की मंगोलों से रक्षा करने वाला
वीर सेनानी कहता था। बलवान ने शेर खां को जहर देकर मरवा दिया। मलिक बकबक, यह बदायूं का इक़्तिदार था, इसने अपने दास को मारा था, इसलिए बलवान ने उसे जनता के सामने कोड़ों से पिटवाया। ये इम्पोर्टेंट आ चुका है एग्जाम में। तुगरिल जाइब 40 का सदस्य था जिसने स्वयं को बंगाल का सुल्तान घोषित कर दिया। यह बलवान का गुलाम था। यह गुलाम सरदार का पहला विद्रोह तुगरिल ने किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐबाद खां अवध का इक़्तिदार था। बलबन ने भी इसको 500 कोड़ा लगवाया था। बलबन ने उसके स्थान पर चालीसा के सदस्य अमीन खां को अवध का इक़्तिदार बनाया। कुछ समय पश्चात अमीन खां को मरवा कर बलबन ने उसे अयोध्या के फाटक पर लटकवा दिया था। बलबन के प्रशासनिक सुधार। दीवाने अर्ज, बलबन ने ही सबसे पहली बार सैन्य विभाग का गठन किया जिसे दीवाने अर्ज कहा गया है। ये इंपोर्टेंट है। दीवाने अर्ज का पहला प्रमुख अमीर खुसरो का नाना इमादुल मुल्क रावत था, जो कि पहले रावत अर्ज था। बलबन सेना को गतिशील बनाए रखने के लिए बार बार सैनिक अभ्यास पर बल देता था, इसलिए वह अक्सर शिकार खेलने के बहाने अपनी सेना को रेवाड़ी की ओर ले जाता था। अपने पुत्र बुगरा खां को उसने परामर्श दिया कि सेना के लिए कितना भी धन करना पड़े अधिक न समझना। बलबन स्वयं अपने सेना से प्रतीक्षा करता था जब तक कि वृद्ध एवं असहाय व्यक्ति पुल या नदी पार न कर ले। सिख बलबन ने ही सर्वप्रथम 1279 में जिलों के रूप में सिख का विकास किया। ये भी इंपोर्टेंट है। इसका प्रमुख सिकदार कहलाता था। बरीद की नियुक्ति। बलबन की सफलता का एक मुख्य आधार उसका गुप्त विभाग था। बलबन ने प्रत्येक इक्ता सूबा में तथा जनसाधारण के बीच बरीद मुख्य संवाददाता की नियुक्ति की। बलबन ने बदायूं के ब्रिज का वध करवा दिया था। उसने प्रत्येक जिले में गुप्त संवाददाता की नियुक्ति की। वह वंशावली की पूरी जांच के पश्चात ही बड़ी सावधानी से बरीद की नियुक्ति करता था। इस विषय में उसने अपने पुत्र को सलाह दी कि गुप्तचरों को दरबार के निकट न आने देना, क्योंकि शासकों के पास उनकी निकटता से आज्ञाकारी और विश्वसनीय मित्र हो जाते हैं और उनका शासक पर विश्वास जो उत्तम आधारता नष्ट हो जाता है। साहिब दीवान। बलबन ने इक्ताओं में ख्वाजा या साहिब दीवान प्रांत दीवान की नियुक्ति की। जागीरदारी व्यवस्था। सैनिकों को सैन्य सेवा के बदले जो जागीरें दी जाती थी वे उनकी मृत्यु के बाद भी उनके वंशजों के पास बनी रहती थी। बलबन को इसके कारण राजस्व का नुकसान हो रहा था, अतः उसने 20 या 30 लाख टंका पेंशन के बदले इक्ताओं जागीरों के पुनर्गठन का आदेश दे दिया। इस नीति के विरोध में प्रभावित होने वाले वृद्ध एवं विधवाएं दिल्ली की सड़कों पर उतर आए। बलबन ने अपने मित्र फखरुद्दीन दिल्ली का कोतवाल के सलाह पर इस योजना को वापस ले लिया। महत्वपूर्ण है कि बलबन के संपूर्ण काल में उसकी केवल यही नीति असफल रही थी। खलीफा। बलबन राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करने के लिए खलीफा की अनुमति लेने की चर्चा करता है, लेकिन खलीफा की मृत्यु हो गई थी। अतः बलबन ने दिवंगत खलीफा मुस्तसिम की स्मृति में सिक्के जारी किए और फतवे में उसका नाम पढ़ा जाता था। डॉक्टर आर त्रिपाठी का मत है कि वह मुगल खाकान के लिए चुनौती था, क्योंकि उसका अर्थ था कि खलीफा की मृत्यु हो गई है किंतु खलीफा अमर रहे। उसने खलीफा की सत्ता को मान्यता भी दिया। गढ़मुक्तेश्वर की दीवारों पर उत्कीर्ण
लेख में बलबन ने स्वयं को खलीफा का शायद घोषित किया था। प्रशासनिक मूल्य एवं मान्यताएं। बलबन ने शासन के संबंध में अपने पुत्र बुगरा खां को सलाह दिया कि शासन न तो कठोर और न भी बहुत उदार, अपितु इनका मिश्रण होना चाहिए। संतुलित आचार शासन का आदर्श वाक्य हो। बलबन का मानना था कि राज्य की अर्थव्यवस्था नियोजित होनी चाहिए। उसके अनुसार राज्य को अपनी आय का आधा व्यय खर्च करना चाहिए और आधी आय आपातकाल में सुरक्षा के लिए रखी जानी चाहिए। उसके अनुसार शासक को संरक्षात्मक कानून बनाने चाहिए और समर्थ लोगों के अत्याचार से दुर्बल व्यक्तियों की रक्षा करनी चाहिए। शासन के आदेश दृढ़ता से लागू किए जाएं और शासन के निर्णयों पर बार बार परिवर्तन नहीं होने चाहिए। मृत्यु। बलबन की मृत्यु कैसे हुई? 1287 में बलबन की मृत्यु हो गई। उसका जनाजा उसके लाल महल से निकल कर उसे दारुल अमान में दफना दिया गया। तो आका बलबन की मृत्यु के बाद दरबार दो गुटों में बट गया। यानी कि जैसे ही उसकी मृत्यु हुई तो दरबार दो गुटों में बट गया। पहला गुट कह रहा था, जिसमें दिल्ली का कोतवाल फखरुद्दीन था, उसने कहा कि भी कैकूबाद को सुल्तान बनाया जाएगा। दूसरा कहता है, जिसका नेता वजीर हसन बसरी था, वो कहता है कि कै खुसरो सुल्तान बनेगा। ठीक है, और इसके बाद कौन सुल्तान बनता है, आइए उसका अध्ययन करते हैं। बलबन के उत्तराधिकारी कैकुबाद और ट्यूमर्स। कैकुबाद बनता है। तो तुम इसका मूल्यांकन करते हैं। बलबन की सर्वाधिक आलोचना करने वाले इतिहासकार के ए निजामी का कहना है, ये इंपोर्टेंट है, कि बलबन एक उत्तम अभिनेता की भांति दर्शकों को मंत्रमुग्ध करता था। बर्नी कहता है कि बलबन की मृत्यु पर अमीरों ने अपने वस्त्र फाड़ दिए, सर पर धूल उड़ाई, 40 दिनों तक उसकी मृत्यु का शोक मनाया। मलिक फखरुद्दीन 6 मास तक नंगी भूमि पर सोया। नगर के पंक्तियों ने सुल्तान की आत्मा की शांति के लिए भोजन की भिक्षा वितरित की। हबीबुल्लाह महोदय ने बलबन के शासनकाल को मजबूतीकरण का युग कहा, जिसने खिलजियों की शासन व्यवस्था के लिए आधार का काम किया। मंगोलों की मार से जब मध्य एवं पश्चिमी एशिया के अधिकांश मुस्लिम राज्य मिट चुके थे, तब बलबन एवं दिल्ली सल्तनत इस्लाम के अकेले रक्षक के रूप में दिखाई देते हैं। उसने दिल्ली दरबार में मध्य एशिया के बहुत से निर्वासित युवराजों को सौंप दी थी। बलबन को विदेशों में मुस्लिम सभ्यता के संग्रह के रूप में माना जाता है। बलबन कहता भी है कि पूर्व में इस्लाम की पताका फहराने का श्रेय उसी को है। उसने विदेशों से आए हुए विद्वान व्यक्तियों एवं सम्मानित राजपुरुषों के निवास गृहों का नाम उनके देश एवं वंश के नाम पर रख दिया। बलबन उलेमा एवं संतों का सम्मान करता था। वह उनके साथ शरीयत एवं दर्शन पर विचार विमर्श करता था और उन्हें सदैव उन्हीं के साथ भोजन करता था। कै खुसरो। बलबन अपनी मृत्यु से पूर्व बुगरा खां को सुल्तान बनाना चाहता था। दोस्तों ये इंपोर्टेंट है आज का एग्जाम में। लेकिन बुगरा खां बंगाल से कभी वापस नहीं, बंगाल से वापस नहीं आया।
उसने मोहम्मद खां के पुत्र कैखुसरो को अपना उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन दिल्ली के दादवेग शहर अधिकारी निजामुद्दीन ने कैखुसरो को सुल्तान बनने ही नहीं दिया। उसने बुगरा खां के पुत्र कैकुबाद के हाथों कैखुसरो को मंडोली में मरवा दिया। मंडोली तो एक जगह का नाम है, एक कहते हैं भाई, एक जिले का नाम है दिल्ली में। अतः बलबन के पश्चात अगला सुल्तान मुजुद्दीन की उपाधि के साथ कैकुबाद बनता है और निजामुद्दीन का नायब उसका नायब बना। तो कैकुबाद ठीक है, कैकुबाद 1287 से लेकर 1290 कैकुबाद का पालन पोषण बलबन के कठोर नियंत्रण में हुआ था। लेकिन जब सुल्तान बना तो बलबन का दरबार, जो अपने कठिन अनुशासन एवं उदासीन वातावरण के लिए प्रसिद्ध था, अब से नर्तकियों एवं गायकों का अखाड़ा बन गया। उसने यमुना नदी के तट पर कैलूगढ़ी में एक भव्य महल बनवाया और वहां रंगरेलिया के संसार में डूब गया। जब कैकुबाद दिल्ली सुल्तान बनता है, उसी समय उसका पिता बुगरा खां सुल्तान नसरुद्दीन की उपाधि धारण कर बंगाल का सुल्तान बना। 2 वर्ष पश्चात बुगरा खां अपने पुत्र से मिलने अवध आता है। इस भेंट का उल्लेख अमीर खुसरो ने किरान उस्सादैन में किया है। अमीर खुसरो बताते हैं कि पिता ने पुत्र को सजदा एवं पेगोश किया तो कैकुबाद लज्जित हुआ और बुगरा खां के चरणों में गिर गया। बुगरा खां ने कैकुबाद को अपने नायब से सावधान रहने को कहा। कैकुबाद दिल्ली आता है और निजामुद्दीन को मार देता है, परंतु कुछ समय के पश्चात वह लकवाग्रस्त हो जाता है। ऐसे में शासन चलाने हेतु कुछ नई नियुक्तियां करता है। कुछ इतिहासकार कैलूगढ़ी का निर्माता कैकुबाद को नहीं मानते, क्योंकि मिराज ने कैलूगढ़ी का उल्लेख किया है। उसके बाद क्यूमर्स 2.5 वर्षीय क्यूमर्स सुल्तान बनता है। उसे शमसुद्दीन द्वितीय की उपाधि से नस्ली चबूतरे पर उसका राज्याभिषेक कर दिया गया। फिरोज खिलजी, यह इस समय समाना में उत्तर पश्चिमी सीमाओं का प्रधान रक्षक था। फिरोज खिलजी जो खिलजी वंश का संस्थापक था, कैकुबाद ने उसे शाइस्ता खां की उपाधि दी, फरन का राज्यपाल बनाया और आरिसी ममालिक का पद दिया। यही फिरोज खिलजी आगे चलकर जलालुद्दीन खिलजी के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। मलिक कच्छन बारबक बना, मलिक सुरका वकीलदार बना। मलिक कच्छन एवं सुरखा फिरोज खिलजी को मारने की योजना बनाते, लेकिन अहमद चक ने इस योजना का राज फिरोज खिलजी को बता दिया। फिरोज ने कच्छन एवं सुरखा का वध करवा दिया और सुल्तान क्यूमर्स को उठाकर पहाड़पुर लाया। यहाँ पर सुल्तान को लाने का कारण जनता का भय था, क्योंकि जनता ने विद्रोह कर दिया और बहारपुर की ओर चल पड़ी, परंतु अमीर उल उमरा फखरुद्दीन कोतवाल ने उसको रोक दिया। कुछ समय पश्चात फिरोज खिलजी ने अपने समर्थक तरकेश को किलोखली महल में भेजा। तरकेश ने कैकुबाद को चादर में लपेटकर 1290 में यमुना नदी में फेंक दिया। वर्णी के अनुसार कैकुबाद की मृत्यु के पश्चात तुर्कों ने साम्राज्य खो दिया। मुल्क तुर्कों के हाथ से निकलकर खिलजियों के हाथ में चला गया। दिल्ली शहर के लोग तुर्कों की राजगद्दी पर खिलजियों के अधिकार देखकर विस्मय से भर उठे। दिल्ली के नागरिक 80 वर्ष तुर्क मलिकों के अंतर्गत समृद्धि पूर्वक रह रहे थे, इसलिए खिलजियों का शासन उन्हें असंभव प्रतीत होता था। इस परेशानी का कथन है कि जहां कहीं भी खिलजियों ने तुर्कों का मुकाबला किया, मुकद्दर ने तुर्कों की हुकूमत का कालीन लपेट लिया। इस तरह दिल्ली के दास वंश का पतन हुआ। बलदले हे के अनुसार
दास वंश के सुल्तानों का शासन उतना ही न्यायसंगत एवं मानवतापूर्ण था जैसा इंग्लैंड में नॉर्मन राजाओं का उस्मेन एवं नीदरलैंड में फिलिप द्वितीय से शासन अधिक क्षमतापूर्ण था। दोस्तों धन्यवाद बात करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना।